Okay, Bismillahirrahmanirrahim. We are going to start pulmonary hypertension. पेज नंबर है 704। पल्मोनरी हाइपरटेंशन में आपने हमने पहले भी कई दफा पढ़ा हुआ है कि कोई भी लंग डिजीज हो जाए, कोई भी लंग में मसला आ जाए, या कोई भी और किसी वजह से हो, फर्ज करो राइट हार्ट फेलियर है, लेफ्ट हार्ट फेलियर है, हार्ट फेल हो गया है, या कोई लंग की डिजीज आ गई है, तो आपको पल्मोनरी हाइपरटेंशन हो जाती है। अब आज हम पहले तो ये पढ़ेंगे कि पल्मोनरी हाइपरटेंशन होती क्या है और ये फिर क्यों होती है। हमें कोर पल्मोनरी क्यों होता है पल्मोनरी हाइपरटेंशन की वजह से, ये सारे कॉन्सेप्ट्स हम आज सीखेंगे। ठीक है, तो बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है और बहुत आसान है, तो आपने बस गौर से सुनना है, आपको अभी सारी बातें याद हो जाएंगी। तो टॉपिक का नाम है पल्मोनरी हाइपरटेंशन। पल्मोनरी हाइपरटेंशन, पल्मोनरी हाइपरटेंशन का क्या मतलब है कि जो आपकी पल्मोनरी सर्कुलेशन है, मतलब जो आपका पल्मोनरी ट्रंक है या जो पल्मोनरी आर्टरी है, पल्मोनरी वेन है, इसमें क्या हो जाएगी, इसमें हाइपरटेंशन हो जाएगी अगर इसका ब्लड प्रेशर ज्यादा हो जाए। अब इसका नॉर्मल प्रेशर कितना होता है, इसका नॉर्मल प्रेशर होता है, आपकी बुक में भी लिखा हुआ है, जो पुरानी एडिशन है उसमें लिखा हुआ है, जो नया एडिशन है उसमें नहीं लिखा हुआ। तो आपने देख लेना है, जो आपकी पल्मोनरी हाइपरटेंशन होती है इसकी नॉर्मल वैल्यू कितनी होती है, ये नॉर्मल होता है कितना, नॉर्मल जो इसकी मीन वैल्यू होती है, जो इसकी एवरेज वैल्यू होती है, वो कितनी होती है 10 to 14। ठीक है, 10 to 14 मिलीमीटर ऑफ मरकरी। ये सिर्फ पुराने एडिशन में लिखा हुआ है, नए एडिशन में उसने नहीं लिखा। तो इसकी नॉर्मल वैल्यू कितनी होती है, जो आपकी पल्मोनरी सर्कुलेशन है, जो आपके हार्ट से ब्लड को लेके जाती है लंग्स में फिर वापस लेके आती है, उसको हम पल्मोनरी सर्कुलेशन कहते हैं, और उसकी नॉर्मल वैल्यू कितनी होती है 10 to 14। और पल्मोनरी हाइपरटेंशन हमें कब होगी, ठीक है, तो पल्मोनरी हाइपरटेंशन हमें कब होगी, आपने याद रखना है, अगर आपकी ये जो मीन वैल्यू है 10 to 14 है ना, अगर ये ज्यादा हो जाए किससे, 25 से, अगर ये 25 से ज्यादा हो जाए, 25 से ज्यादा हो जाए, तो इसको हम क्या कहेंगे कि आपके पेशेंट को क्या हो गया है, पल्मोनरी हाइपरटेंशन हो गया है। और ये होता क्यों है, आपने याद रखना है कि जो पल्मोनरी हाइपरटेंशन है, इट रिजल्ट्स इन एथेरोस्क्लेरोसिस। एथेरोस्क्लेरोसिस को मैं आपको डिटेल में पढ़ा चुका हूँ सीवीएस में, कि इसमें क्या बनता है, एक एथेरोस्क्लेरोटिक प्लाक बनता है, एथेरोस्क्लेरोसिस। और क्या होगा इसमें, आपके यहाँ जो स्मूथ मसल्स होते हैं आर्टरीज में, उसकी क्या हो जाएगी, हाइपरट्रॉफी हो जाएगी। हम सारा कुछ पढ़ते हैं कि क्यों हाइपरट्रॉफी होगी। ठीक है, तो स्मूथ मसल की हाइपरट्रॉफी, और पल्मोनरी आर्टरी में जो स्मूथ मसल होंगे उसकी हाइपरट्रॉफी हो जाएगी। या फिर क्या होगा, जो आपको आपको पता है कि आपकी जो ब्लड वेसल्स है, इसकी 3 लेयर्स होती हैं। कौन कौन सी लेयर होती है, जो सबसे अंदर वाली लेयर होती है उसको हम कहते हैं इंटिमा, दरमियान वाली को कहते हैं मीडिया, और बाहर वाले को क्या कहते हैं, एडवेंटिशिया। तो इसमें क्या होगा, जो आपकी इंटीमल लेयर होगी, जो आपकी सबसे अंदर वाली लेयर है ब्लड वेसल की, उसको हम इंटीमा कहते हैं। तो इंटीमल जो लेयर होगी उसकी क्या हो जाएगी, फिब्रोसिस हो जाएगी। तो वो ये कहता है कि आपके अगर पल्मोनरी आर्टरी की एथेरोस्क्लेरोसिस हो जाए, या फिर स्मूथ मसल्स की हाइपरट्रॉफी हो जाए, या फिर जो इंटिमा है इसकी फिब्रोसिस हो जाए, तो आपको क्या हो सकता है, आपको पल्मोनरी हाइपरटेंशन हो सकती है। उसके बाद वो ये कहता है कि जब देखो पल्मोनरी हाइपरटेंशन में क्या होगा, कि जो आपकी पल्मोनरी रेजिस्टेंस है वो ज्यादा हो जाएगी। मतलब हाइपरटेंशन है तो उसमें ब्लड बड़ी जोर लगा के मूव करेगा, तो पल्मोनरी रेजिस्टेंस जब ज्यादा होगी तो उससे ज्यादा क्या होगा, कि आपके जो राइट वेंट्रिकल है, जिसने आपके लंग्स में ब्लड को भेजना है, राइट वेंट्रिकल को ज्यादा प्रेशर लगाना पड़ेगा। जब राइट वेंट्रिकल को ज्यादा प्रेशर लगाना पड़ेगा तो क्या होगा, राइट वेंट्रिकल क्या करेगा, अपनी हाइपरट्रॉफी कर लेगा, राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी। और उसके बाद अगर आप उसको ट्रीट नहीं करोगे तो जो राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी है, आपका राइट साइड का हार्ट ही फेल हो जाएगा। इसको मैं पूरे कंसेप्ट को आपको समझाता हूँ डायग्राम से, फिर आपको समझ आएगी। तो राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी, और क्या होगा, आपको राइट हार्ट फेलियर RHF हो जाएगा। इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं कोर पल्मोनेले। अब बहुत स्टूडेंट को ये समझ नहीं आता कि यार लंग्स का हार्ट के साथ क्या ताल्लुक है। मतलब कि अगर लंग्स में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उसमें से आपका राइट हार्ट क्यों फेल हो जाता है, जिसको हम कोर पल्मोनेले कहते हैं। तो इसको हम समझते हैं डायग्राम से, गौर से देखना, बहुत आसान है। फर्ज करो मैं एक डायग्राम बनाता हूं, और ये क्या है, ये दिस इज माय लेफ्ट साइड, दिस इज माय राइट साइड ऑफ हार्ट। ये क्या है, राइट साइड ऑफ हार्ट है, ऊपर मैंने एट्रिया बनाया है, और नीचे क्या है, दिस इज माय पल्मोनरी आर्टरी। अब यहाँ पे मैंने क्या बना दिया, दिस इज ट्रैकिया, और ये क्या है, 2 ब्रोंकाई है। ठीक है, और ये मैंने फर्ज करो लंग्स बना दी है, ये इस तरह, ये लंग्स है एक, थोड़ी सी गलत बन गई है लेकिन आपको समझ आ जाएगी। ठीक है, ये लंग्स है, और आपको पता है कि जो आपकी पल्मोनरी आर्टरी है वो लंग्स में जा रही है, और आपकी लंग से एक ब्लड सप्लाई निकलती है, जिसको हम क्या कहते हैं, पल्मोनरी वेन कहते हैं, और किसमें आती है, वो आपके लेफ्ट एट्रिया में। ठीक है, तो ये एक स्कीमेटिक सी डायग्राम है, और आगे आपकी एओर्टा है। ये एक स्कीमेटिक सी डायग्राम है आपको समझाने के लिए। देखो अब होता क्या है,
जो पल्मोनरी हाइपरटेंशन है ना, इसकी टू टाइप्स हैं, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। और मैं आपको पढ़ा चुका हूं कि अगर आपके घर में अंदर मसला हो, अगर घर में कोई प्रॉब्लम है, कोई आपके अंदर प्रॉब्लम है, तो उसको हम कहते हैं प्राइमरी कॉज। और अगर किसी दूसरे के घर में फसाद पड़ा हुआ है और वो फसाद आपके घर में आ जाए, तो इसको हम कहते हैं सेकेंडरी कॉज। मतलब कि क्या, देखो, अगर तो आपकी पल्मोनरी आर्टरी में कोई मसला है, ये जो पल्मोनरी आर्टरी है इसमें कोई मसला है, मतलब घर के अंदर मसला है, तो आपने कहना है प्राइमरी पल्मोनरी हाइपरटेंशन। ये आपकी बुक पे नहीं लिखा हुआ, प्राइमरी और सेकेंडरी, इसको आपने लिख लेना है। अगर पल्मोनरी आर्टरी के अंदर मसला है तो प्राइमरी पल्मोनरी हाइपरटेंशन। अगर कोई कोई और मसला है, कोई लंग प्रॉब्लम है, आपका लेफ्ट साइड का हार्ट फेल है, वो मैं समझाता हूँ कैसे होता है। अगर आपका लेफ्ट साइड का हार्ट फेल है या कोई और मसला है, किसी के घर प्रॉब्लम है और आपको हाइपरटेंशन हो जाती है पल्मोनरी की, तो आपने क्या कहना है, सेकेंडरी पल्मोनरी हाइपरटेंशन। अब पहले मैं आपको प्राइमरी पढ़ाता हूँ, फिर मैं आपको डायग्राम समझाऊंगा, ठीक है? तो गौर से देखना है, बहुत आसान है। सबसे पहले मैं लिखता हूँ कि भाईजान जो प्राइमरी होती है, प्राइमरी पल्मोनरी हाइपरटेंशन में क्या होता है, प्राइमरी पल्मोनरी हाइपरटेंशन, ठीक है? और इसमें क्या आता है, इसमें आपके आता है, इसको हम पीएएच भी कहते हैं, पल्मोनरी आर्टरी हाइपरटेंशन। मतलब कि जो प्राइमरी होगा उसमें आपके अंदर घर में मसला होगा, आपकी पल्मोनरी आर्टरी में कोई डिफेक्ट होगा। अब ये होता किन किन लोगों में है, देखो गौर से देखना, बहुत आसान आज का टॉपिक है। सीन इन यंग फीमेल्स, जो आपकी प्राइमरी पल्मोनरी हाइपरटेंशन है, ये यंग फीमेल्स में ज्यादातर होती है, यंग फीमेल्स में सबसे ज्यादा होती है, और फीमेल्स में एज कंपेयर टू मेल्स ज्यादा होती है। तो मैंने इसको शॉर्ट करके इस तरह लिख लिया कि फीमेल्स में ज्यादा होती है एज कंपेयर टू मेल्स, ठीक है? ये पहली बात हो गई। और इसकी जो इटियोलॉजी है ये इडियोपैथिक है, मतलब इसकी हमें वजह ही नहीं पता, इटियोलॉजी इज इडियोपैथिक, हमें इसकी वजह का ही नहीं पता कि ये क्यों होती है, ठीक है? इटियोलॉजी इज अननोन या इडियोपैथिक है। उसके बाद आपने एक हम ये हेरिडिटरी भी हो सकती है, मतलब आपको कोई विरासती प्रॉब्लम भी हो सकती है, या फिर ये क्या हो सकता है, कोई इडियोपैथिक काज भी हो सकती है। अगर हेरिडिटरी होगी तो आपको पता होना चाहिए, आपकी बॉडी में एक जीन होता है जिसको हम कहते हैं बम्पर जीन, ठीक है? BMPR, बम्पर टू, ठीक है? बम्पर टू, जिस तरह गाड़ी का बम्पर होता है, तो आपकी बॉडी में एक जीन है जिसको हम कहते हैं BMPR, बम्पर टू जीन, ठीक है? ये बम्पर टू जीन क्या करता है, ये नॉर्मली इसका ना काम ये होता है कि जो इसने जो ये क्या नॉर्मली ये क्या करता है, जो स्मूथ मसल्स होते हैं आपकी ब्लड वेसल में, मैंने बताया था ना कि आपकी ब्लड वेसल में कौन से एंडोथिलिन होते हैं, एंडोथिलिन स्मूथ मसल्स होते हैं। तो आपने याद रखना है, जो बम्पर जीन होता है ये क्या करता है, ये नॉर्मली जो आपके स्मूथ मसल्स होते हैं उनकी प्रोलिफरेशन को इनहिबिट करता है, मतलब उनको उनको डिवाइड नहीं होने देता, उनको इंक्रीज नहीं होने देता, उनका ये इनहिबिटरी फैक्टर है। जो बम्पर टू जीन है, जब ये उसका जो स्मूथ मसल्स है इनका ये इनहिबिटरी फैक्टर है। लेकिन अगर कोई बंदा है और उसमें इसकी क्या आ गई है, म्यूटेशन आ गई है, ठीक है? अगर उसमें इसकी म्यूटेशन आ गई है, तो जरा मुझे आप बताएं, आप बड़े अक्लमंद लोग हो, तो अगर एक बंदा है उसमें बम्पर टू जीन की म्यूटेशन है, तो उसमें स्मूथ मसल्स ज्यादा होंगे या कम होंगे, उसमें जो आर्टरीज होंगी उसमें स्मूथ मसल्स ज्यादा होंगे कम होंगे, जल्दी बताएं, शाबाश, जल्दी बताएं। बहुत आसान टॉपिक है, हम इसको जल्दी से खत्म करते हैं। चलें बता दें, शर्माए ना, बता दें। डॉक्टर समीना एक्सीलेंट। जो स्मूथ मसल्स होंगे वो ज्यादा हो जाएंगे। जब स्मूथ मसल्स ज्यादा हो जाएंगे तो क्या होगा, देखो स्मूथ मसल जब ज्यादा होंगे तो मतलब कि स्मूथ मसल्स का क्या हो गया है, हाइपरप्लेजिया। हाइपरप्लेजिया कहते हैं इंक्रीज नंबर ऑफ सेल्स, या फिर उसकी हो गई है हाइपरट्रॉफी, ठीक है? जो स्मूथ मसल्स हैं इसकी क्या हो गई है, हाइपरट्रॉफी हो गई है, या फिर क्या हो गया है, हाइपरप्लेजिया हो गया है। और इसका पुअर प्रोग्नोसिस होता है, हम इसको ना ठीक नहीं कर सकते, पुअर प्रोग्नोसिस होता है। पहली एक हमें वजह अभी तक ये पता चली है कि जो आपकी पल्मोनरी आर्टरी होगी इसमें अगर बम्पर टू जो जीन है ये डिफेक्टिव होगा, अगर इसमें म्यूटेशन होगी, तो आपके जो स्मूथ मसल्स हैं जो आर्टरीज के अंदर पाए जाते हैं वो अब नॉर्मली ग्रो करेंगे। जब वो अब नॉर्मली ग्रो करेंगे तो क्या होगा, स्मूथ मसल का हाइपरप्लेजिया और स्मूथ मसल की हाइपरट्रॉफी होगी, और क्या होगा, आपको पल्मोनरी हाइपरटेंशन हो सकती है। अब मैं इसको आपको समझाता हूं, देखो फर्ज करो हम यहाँ पे डायग्राम बनाते हैं, गौर से देखना है, ये डायग्राम आपकी बुक पे नहीं बनी हुई, इसको आपने बना लेना है। फर्ज करो ये एक आर्टरी है, ठीक है? ये पल्मोनरी आर्टरी है और उसको मैंने ट्रांसवर्सली कट किया। इसके दरमियान वाली लेयर ये वाली है जिसको मैं कह रहा हूं इंटिमा, सबसे अंदर वाली लेयर को हम क्या कहते हैं, इंटिमा, दरमियान वाली को क्या कहते हैं, मीडिया। अब आपने क्या याद रखना है, फर्ज करो एक बंदा है और उसमें जो ये जो लेयर है जिस जहां पे एंडोथेलियन पड़े होते हैं, इसकी इसमें बम्पर टू जो है वो डिफेक्टिव है। जब बम्पर टू डिफेक्टिव है तो क्या होगा, इसमें होगी हाइपरट्रॉफी, किसकी, इसके जो इंटीमल लेयर है, जो इंटीमल लेयर है उसकी हाइपरट्रॉफी हो जाएगी, मतलब जो इसके स्मूथ मसल्स हैं वो इस तरह हाइपरट्रॉफी हो जाएगी। तो ये मैंने
लिख दिया मीडियल हाइपरट्रॉफी, मतलब जो इसकी मीडिया और इंटिमा है इसकी क्या हो जाएगी, हाइपरट्रॉफी, मीडियल हाइपरट्रॉफी ड्यू टू डिफेक्टिव बम्पर टू जीन। अब आपको दिख रहा होगा कि इसका जो बोर है, जो इसका ल्यूमेन था वो कम हो गया। जब इसका ल्यूमेन कम होगा तो ब्लड को ज्यादा रेजिस्टेंस फेस करनी पड़ेगी, तो इसी को ही तो हम ब्लड प्रेशर कहते हैं। तो जब आपकी हाइपरट्रॉफी होगी क्या होगा, आपको पल्मोनरी हाइपरटेंशन हो सकता है। पहली वजह हमने सिर्फ अभी तक ये पढ़ी है कि आपका अगर बम्पर टू जीन क्या है, म्यूटेटेड है, तो उसमें आपको क्या हो जाएगी, पल्मोनरी हाइपरटेंशन हो जाएगी। उसके बाद और क्या है, दूसरी जो वजह है जो आपकी बुक ने लिखी हुई है वो ये वाली है कि अगर आपको क्या हो जाए, जो आपका पल्मोनरी वस्कुलेचर है, ठीक है, पल्मोनरी वस्कुलेचर, पल्मोनरी वस्कुलेचर का क्या मतलब है कि जो आपकी पल्मोनरी आर्टरी है इसमें जो वेसल्स है उसका मटेरियल, ठीक है, वेसल का पल्मोनरी मटेरियल, उसमें आपको पता है कि आपकी जो ब्लड वेसल्स होती हैं इसमें एंडोथेलियन सेल होता है, एंडोथेलियन होता है। अब आपका जो एंडोथेलियल होते हैं ये क्या स्क्रीट करते हैं, एंडोथिलिन, एंडोथिलिन स्क्रीट करते हैं। अब हमें नहीं पता किस वजह से, ये इडियोपैथिक कॉज है, हमें कोई पता नहीं है। बट होता क्या है कि आपका जो पल्मोनरी वस्कुलर एंडोथेलियल होता है ना, ये डिसफंक्शन करने लग जाता है, इसका फंक्शन खराब हो जाता है। पल्मोनरी वस्कुलर एंडोथेलियल डिसफंक्शन, इसका मतलब क्या है मैं आपको समझाता हूं। देखो गौर से देखो, पल्मोनरी वस्कुलर एंडोथेलियल डिसफंक्शन का मतलब क्या है कि ये वेजो कंस्ट्रिक्टर जो मॉलिक्यूल्स हैं, वेजो कंस्ट्रिक्टर मॉलिक्यूल्स उनको ज्यादा स्क्रीट करना शुरू कर देगा। हमें इसकी वजह का नहीं पता, मैं फिर बता रहा हूं, हमें इसकी वजह का नहीं पता, ये इडियोपैथिक कॉज है। और वेजो कंस्ट्रिक्टर मॉलिक्यूल को क्या करेगा, ये ज्यादा कर देगा। और वेजो कंस्ट्रिक्टर क्या है, आपके एंडोथिलिन, मैंने आपको हिमाटोलॉजी में भी पढ़ाया था कि जो आपके एंडोथेलियल सेल्स होते हैं ये एक केमिकल रिलीज करते हैं जिसको हम कहते हैं एंडोथिलिन। और ये क्या करता है, ये वेजो कंस्ट्रिक्शन कॉज कराता है। और पता नहीं अब आपको याद है या नहीं, मैंने कहा था जब आपको कोई कट लगता है, फर्ज करो आपको एक जगह पे चोट लगी है या कट लगी है, तो पहला प्रोसेस क्या होता है, सबसे पहले क्या होता है, आपका एंडोथिलिन रिलीज होता है जिसकी वजह से वेजो कंस्ट्रिक्शन होती है। तो ये मैं आपको पढ़ा चुका हूं जब हमने हीमोस्टेसिस पढ़ी थी, कि जब आपको कोई ब्लड वेसल डैमेज होती है तो उसके जो एंडोथीलियल सेल्स होते हैं वो क्या स्क्रीट करते हैं, वो एंडोथिलिन स्क्रीट करते हैं, जिससे क्या होती है, वेजो कंस्ट्रिक्शन होती है। तो अब हमें नहीं पता कि किस वजह से, बट वेजो कंस्ट्रिक्टर ज्यादा हो गए हैं और जो वेजो डायलेटर हैं वो क्या हो गए हैं, कम हो गए हैं। वेजो डायलेटर क्या हो गए हैं, कम हो गए हैं। वेजो डायलेटर क्या हो गए हैं, कम हो गए हैं। और वेजोडाइलेटर में क्या क्या आता है, आपके नाइट्रोजन ऑक्साइड, हम अभी अभी सीवीएस में पढ़ चुके हैं। और क्या आता है, और आपका आता है प्रोस्टासाइक्लिन, प्रोस्टासाइक्लिन, ये दोनों क्या है, वेजोडाइलेटर है। और एंडोथिलिन क्या है, वेजो कंस्ट्रिक्टर है। अब हमें नहीं पता किस वजह से, बट कुछ ऐसी इडियोपैथिक कॉज है जिसकी वजह से एंडोथिलिन ज्यादा हो जाता है और वेजोडाइलेटर्स कम हो जाते हैं। जब वेजोडाइलेटर कम होंगे और वेजो कंस्ट्रिक्टर ज्यादा होंगे तो आप की ब्लड वेसल क्या कर जाएगी, कंस्ट्रिक्ट कर जाएगी। और आपको क्या होगा, आपको पल्मोनरी प्राइमरी प्राइमरी पल्मोनरी हाइपरटेंशन हो जाएगा। अब अगर आप गौर करें तो ये दोनों जो कॉजेज मैंने पढ़ाई हैं, एक मैंने जेनेटिक कॉज पढ़ाई है और एक मैंने इडियोपैथिक कॉज पढ़ाई है, ये दोनों अब आपके घर के अंदर मसला है, पल्मोनरी आर्टरी के अंदर मसला है, बाहर कोई मसला नहीं है। तो अगर अंदर मसला हो तो इसको हम क्या कहते हैं, प्राइमरी कॉज। तो आपने याद रखना है जो जेनेटिक है और जो आपकी एंडोथेलियल डिसफंक्शन है, ये आपकी प्राइमरी पल्मोनरी हाइपरटेंशन है। इसको आपने अपनी बुक पे लिख लेना है, ठीक हो गया। और इसके अलावा जो नया एडिशन है उसमें उसने एक गलती की हुई है, वो मैं आपको बता देता हूँ। आपका जो नया एडिशन है 2022 या 2023 वाला बुक का, उसने ना उसकी अदर कॉजेज लिखी हुई हैं, जैसे ड्रग्स, एम्फीटामीन, कोकेन या कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर, उसने प्राइमरी में लिखा हुआ है, हालांकि ये प्राइमरी नहीं है, ये सारी सेकेंडरी चीजें हैं, ठीक है। तो आपने इसको करेक्ट कर लेना, जो उसने पैराग्राफ नए पुराने एडिशन में उसने बिल्कुल ठीक लिखा हुआ है, जो नए एडिशन में उसने ये पैराग्राफ प्राइमरी के नीचे लिखा हुआ है उसको आपने आगे लिख लेना कि ये प्राइमरी नहीं है, ये सेकेंडरी कॉजेज हैं। अब मैं आपको सेकेंडरी बताता हूँ डायग्राम से, फिर आपको समझ आएगी। ये होगी प्राइमरी कॉजेज। अब अगर किसी और के घर में मसला हो और फसाद आपके घर में आ जाए, उसको हम कहते हैं सेकेंडरी पल्मोनरी हाइपरटेंशन, ठीक है। तो सेकेंडरी पल्मोनरी हाइपरटेंशन के बारे में आपने गौर से सुनना है, अभी आपको याद हो जाएगा कि अगर सेकेंडरी पल्मोनरी हाइपरटेंशन आपको कब होता है, सेकेंडरी पल्मोनरी हाइपरटेंशन आपको कब होता है। तो इसमें हम देखते हैं, सबसे पहली जो आपकी बुक ने लिखा हुआ है, पहला उसने लिखा हुआ है लेफ्ट हार्ट फेलियर, लेफ्ट हार्ट फेलियर। ये मैं आपको सीवीएस में भी पढ़ा चुका हूं, बट कुछ स्टूडेंट न्यू आए हैं, मैं उनको बता देता हूं। लेफ्ट हार्ट फेलियर, अब देखो, फर्ज करो हम अपनी डायग्राम पे चलते हैं। अब हुआ क्या, हमें नहीं पता, किसी भी वजह से जो आपका लेफ्ट हार्ट था वो खराब हो गया।
लेफ्ट आपका लेफ्ट मतलब जो लेफ्ट वेंट्रिकल है या आपका लेफ्ट एट्रिया है वो खराब हो गया है, उसका लेफ्ट साइड फेल हो चुकी है, इसको हम कहते हैं लेफ्ट साइडेड हार्ट फेलियर। ठीक है, अब क्या होगा कि लेफ्ट साइड जब हार्ट फेलियर होगी तो आपका जो ब्लड है वो आगे एओर्टा में नहीं जाएगा। जब एओर्टा में नहीं जाएगा तो वेंट्रिकल में प्रेशर ज्यादा हो जाएगा, ब्लड आपका एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाएगा वेंट्रिकल में। जब वेंट्रिकल में एक्यूमुलेट होगा तो एट्रिया में भी एक्यूमुलेट होगा, और जब ये एट्रिया और वेंट्रिकल में एक्यूमुलेट होगा तो ये बैक फ्लो करेगा, ये पीछे की तरफ प्रेशर डालेगा। और पीछे कौन है? पीछे आपकी लंग्स है। अब लंग्स में क्या होगा? लंग्स में क्या होगा? लंग्स में भी प्रेशर ज्यादा हो जाएगा। जब लंग्स में प्रेशर ज्यादा हो जाएगा तो इसको हम क्या कहेंगे? पल्मोनरी हाइपरटेंशन। पल्मोनरी हाइपरटेंशन ड्यू टू लेफ्ट हार्ट फेलियर, ड्यू टू लेफ्ट हार्ट फेलियर। ठीक है, और ये प्राइमरी होगी सेकेंडरी होगी? इट विल बी सेकेंडरी, के मसला लेफ्ट हार्ट के घर में था, लेकिन मसला जो प्रॉब्लम कहां पे हो गई है? लंग्स में हो गई। इसको हम कहेंगे सेकेंडरी पल्मोनरी हाइपरटेंशन। सेकेंडरी पल्मोनरी हाइपरटेंशन मतलब कि जब आपका लेफ्ट हार्ट फेल हो जाता है तो वो बैक फ्लो करता है, ब्लड आपका लंग्स की तरफ आता है, जिसकी वजह से आपको पल्मोनरी हाइपरटेंशन हो जाती है, और इसको हम कहते हैं सेकेंडरी पल्मोनरी हाइपरटेंशन। ठीक है, और आपकी बुक ने भी इसको इसी तरह लिखा हुआ है कि लेफ्ट साइड जब आपकी फेल हो जाती है, फर्ज करो आपका सिस्टोलिक, वो उसने आपकी बुक ने इस तरह लिखा है, सिस्टोलिक एंड डायास्टोलिक डिसफंक्शन। मतलब कि अगर आपका जो लेफ्ट साइड ना वो सिस्टोल कर पा रहा है ना वो डायस्टोल कर पा रहा है, या फिर क्या है, आपको कोई वल्वुलर प्रॉब्लम है, आपका कोई वेल्व खराब हो गया है। कौन सा वेल्व खराब हो गया? फर्ज करो ये जो मिट्रल वेल्व था ये स्टीनोज्ड हो गया। जब ये स्टीनोज्ड हो गया है, अगर ये तंग हो गया है, नैरो हो गया है, तो आपका ब्लड तो एट्रिया से वेंट्रिकल में नहीं जाएगा, तो वो क्या करेगा? वो पीछे की तरफ प्रेशर डालेगा। या फिर क्या है, आपका जो एओर्टिक वेल्व है वो स्टीनोज्ड हो गया, एओर्टिक वेल्व नैरो हो गया। इन दोनों की नैरोइंग की वजह से आपको क्या हो सकता है? सेकेंडरी पल्मोनरी हाइपरटेंशन ड्यू टू लेफ्ट साइडेड हार्ट फेलियर। आपकी बुक ने भी इसको इसी तरह लिखा हुआ है, मैंने उसको एक्सप्लेन कर दिया। दूसरे में हम चलते हैं। जो दूसरी वजह आपकी बुक ने लिखी है वो ये है कि अगर आपको लंग डिजीज है, ये बहुत अहम है और इसमें से काफी स्टूडेंट को कॉन्सेप्ट क्लियर ही नहीं होता। लंग डिजीज, मैं आपको पीछे भी कई बार पढ़ा चुका हूं कि अगर आपको लंग डिजीज होगी ना तो आपको पल्मोनरी हाइपरटेंशन हो जाती है, लेकिन आप में से कुछ स्टूडेंट को समझ ही नहीं आया होगा कि यार लंग डिजीज में पल्मोनरी हाइपरटेंशन कैसे हो जाती है, तो वो मैं आपको समझाता हूँ। लंग डिजीज में क्या होगी? लंग डिजीज या फिर हाइपोक्सिया। ठीक है, लंग डिजीज हो जाए आपको या हाइपोक्सिया हो जाए तो आपको क्या हो जाएगा? आपको सेकेंडरी पल्मोनरी हाइपरटेंशन हो जाएगी। इसको देखते हैं। फर्ज करो, अब गौर से देखना आपने, क्योंकि ये बार बार रिपीट होने वाली चीज नहीं है, लंबी है थोड़ी सी। देखो, फर्ज करो आपकी लंग में यहाँ पे मसला है। ठीक है, ये जो अपर लोब है ये खराब हो गया है। ठीक है, अपर लोब है खराब हो गया। या फिर फर्ज करो आपको क्या है? सीओपीडी है। ठीक है, क्रोनिक ब्रोंकाइटिस है या एस्थमा है या कोई भी ऐसी चीज है जिससे आपकी कोई लंग की डिजीज है। फर्ज करो ये आपकी पूरी लंग खराब हो गई है, पूरी लंग क्या हो गई है? खराब हो गई है। फर्ज करो खराब हो गई है, और हम पीछे पढ़ चुके हैं कि भाईजान जो हाइपोक्सिया होता है ना, जो हाइपोक्सिया होता है, अगर हाइपोक्सिया हमारी लंग्स में होगा तो ये वेजो कंस्ट्रिक्शन कॉज कराता है, वेजो कंस्ट्रिक्शन कॉज कराता है। अगर हमारी लंग्स में हाइपोक्सिया हो तो ये वेजो कंस्ट्रिक्शन कॉज कराता है। लेकिन अगर यही हाइपोक्सिया बॉडी में हो, अगर यही हाइपोक्सिया हमारी बॉडी में हो तो क्या कॉज कराता है? ओके, अगर हमारी यही हाइपोक्सिया हमारी बॉडी में हो तो क्या कॉज कराता है? वेजो डायलेशन कॉज कराता है। ठीक है, मान लिया। अब होता क्या है? फर्ज करो आपके पेशेंट को क्या है? सीओपीडी है। फर्ज करो आपका एक लंग खराब है। जब एक लंग खराब है तो लंग का हर हिस्सा, आपकी पूरी लंग ये समझेगी कि यार शायद इधर ना हाइपोक्सिया हुआ पड़ा है, इधर ना सही तरह गैस एक्सचेंज नहीं हो रही। तो हम पीछे पढ़ चुके हैं कि जहां पे हाइपोक्सिया होता है पल्मोनरी शंट होता है, आपका जो ब्लड होता है वहां से वेजो कंस्ट्रिक्शन हो जाती है और दूसरे एरियाज में वो परफ्यूज कर जाता है जहां पे वेल वेंटिलेटेड होता है। लेकिन सीओपीडी में क्या होता है? आपकी पूरी लंग ही खराब है। जब आपकी पूरी लंग ही खराब है तो पूरी लंग ये समझती है कि यार शायद मेरी जो पूरी लंग है इसमें हाइपोक्सिया हुआ पड़ा है। तो पूरी लंग में क्या आ जाती है? वेजो कंस्ट्रिक्शन हो जाती है। जब पूरी लंग में सीओपीडी होगी, पूरी लंग खराब होगी, तो क्या होगी? पूरी लंग में वेजो कंस्ट्रिक्शन होगी। जब पूरी लंग में वेजो कंस्ट्रिक्शन होगी तो क्या होगा? उसमें पल्मोनरी हाइपरटेंशन हो जाएगी, क्योंकि जब जब भी वेजो कंस्ट्रिक्शन होती है तो हाइपरटेंशन होती है। ठीक है, तो आपको क्या हो जाएगी? पल्मोनरी हाइपरटेंशन। लेकिन कहानी यहां तक नहीं रुकती। जब आपकी लंग्स में क्या होगी? जब आपकी लंग्स में प्रेशर ज्यादा हो जाएगा तो क्या होगा? ये आपका है प्यारा सा राइट वेंट्रिकल।
इसने ब्लड को फेंकना है किसके अंदर, लंग्स के अंदर, बट लंग्स में तो प्रेशर ही बहुत ज्यादा है ड्यू टू सीओपीडी, ड्यू टू पल्मोनरी हाइपरटेंशन। तो क्या होगा, आपका ब्लड बैक फ्लो आएगा, किसकी तरफ बैक फ्लो आएगा, आपके राइट वेंट्रिकल की तरफ। जब राइट वेंट्रिकल की तरफ ब्लड आएगा, जब राइट वेंट्रिकल की तरफ ब्लड आएगा तो क्या होगा, आपको पहले होगा आरवीएच। आरवीएच का मतलब होता है राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी। और अगर ये ज्यादा देर तक रहेगा तो जो आरवीएच है, जो आपका राइट साइड है, ये भी फेल हो जाएगी। जो आपकी राइट साइड है ये भी क्या हो जाएगी, फेल हो जाएगी। राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी होगी, उसके बाद आपकी राइट साइड क्या हो जाएगी, फेल हो जाएगी। और इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं कोर पल्मोनेले। ठीक है, कोर पल्मोनेले, ये आपने लाजमी इस कंसेप्ट को समझना है। ये बड़ा इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है कि लंग डिजीज में हमें पल्मोनरी हाइपरटेंशन क्यों हो जाती है। तो इसका आंसर ये है कि जब हमें लंग डिजीज होती है तो हमारी पूरी लंग में वेजोकंस्ट्रिक्शन हो जाती है। हमारी पूरी लंग ये समझती है कि शायद मुझे ऑक्सीजन ही नहीं मिल रही। जब उसे ऑक्सीजन ही नहीं मिलती तो क्या होता है, वेजोकंस्ट्रिक्शन होती है। और जब वेजोकंस्ट्रिक्शन होती है तो पल्मोनरी हाइपरटेंशन होती है। और जब पल्मोनरी हाइपरटेंशन होती है तो बैक फ्लो होता है किसकी तरफ, राइट वेंट्रिकल की तरफ। पहले होगी राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी एंड देन इट विल लीड टू राइट हार्ट फेलियर, जिसको हम क्या कहते हैं, कोर पल्मोनेले। तो आपने याद रखना है, आपने क्या याद रखना है, जब भी आपको क्या होगा, कोई लंग डिजीज होगी या हाइपोक्सिया होगा, तो आपको क्या हो जाएगा, आपको सेकेंडरी हाइपरटेंशन हो गया। अब मैं इसको लिखता हूं फिर आपको समझ आएगी। डिस्ट्रक्शन ऑफ लंग पैरेन्काइमा। ठीक है, अगर पैरेन्काइमा कहते हैं फंक्शनिंग टिश्यू, मतलब किसी भी ऑर्गन का जो फंक्शनिंग टिश्यू जो फंक्शन कर रहा होता है उसको हम पैरेन्काइमा कहते हैं। तो आपने याद रखना है डिस्ट्रक्शन ऑफ लंग पैरेन्काइमा। ठीक है, लंग पैरेन्काइमा की अगर डिस्ट्रक्शन हो जाए तो जो पूरी लंग है वो ये समझती है कि शायद मुझे ऑक्सीजन ही नहीं मिल रही, गैसेस एक्सचेंज ही नहीं हो रहा, तो वो क्या करती है, वो वेजोकंस्ट्रिक्शन कॉज करा देती है। तो अगर आपके लंग का पैरेन्काइमा डिस्ट्रॉय हो जाए, फर्ज करें सीओपीडी है, मतलब सीओपीडी की वजह से आपका अगर लंग का पैरेन्काइमा डिस्ट्रॉय हो गया, या फिर लंग इन्फ्लेमेशन है। ठीक है, या फिर क्या है, लंग इन्फ्लेमेशन है, आपकी लंग्स में क्या हुई, इन्फ्लेमेशन हुई। और लंग इन्फ्लेमेशन किस में होती है, लंग इन्फ्लेमेशन किस में होती है, सार्कोडोसिस में। अभी तो हम कल परसों तो हमने पढ़ा सार्कोडोसिस है, सार्कोडोसिस या सीओपीडी है। या फिर क्या है, आप जब रात सोए होते हो तो आपको उठ जाते हो, मतलब कल ही अभी हमने पढ़ा है स्लीप एपनिया। फर्ज करो अगर आपको क्या है, स्लीप एपनिया है, तो इन सब में आपको क्या हो जाएगा, सेकेंडरी पल्मोनरी हाइपरटेंशन हो जाएगा। या फिर आप हाई एल्टीट्यूड पे, आप कराची से कहां पे चले जाते हो, बिश्केक में चले जाते हो, या नारायण का चले जाते हो, या बाबूसर टॉप चले जाते हो, कहीं ऊंची जगह पे जाते हो, तो आपको एक ट्रांजिएंट पल्मोनरी हाइपरटेंशन हो सकती है। ठीक है, तो हाई एल्टीट्यूड में जब जाने से भी क्या हो जाता है, आपको पल्मोनरी हाइपरटेंशन हो सकती है। ठीक है, उसके बाद उसने जो थर्ड वजह, तीसरी वजह लिखी है बुक ने, वो ये लिखी है क्रोनिक थ्रोम्बो एम्बोलिक। ठीक है, क्रोनिक थ्रोम्बो एम्बोलिक, इसका अब क्या मतलब है, ये भी बहुत आसान है। देखो, आज का टॉपिक सारे ही आसान है। इसमें क्या है, जो क्रोनिक थ्रोम्बोएम्बोलिक का मतलब क्या है कि रिकरेंट माइक्रोथ्रोम्बाई। फर्ज करो एक पेशेंट है और उसको क्या है, कोई कोएगुलेशन डिसऑर्डर है, या उसको डीवीटी का कोई मरीज है, डीप वेनस थ्रोम्बोसिस का मरीज है, उसकी बॉडी में थ्रोम्बस बहुत ज्यादा बन रहे हैं। तो आपने याद रखना है, जब रिकरेंट माइक्रोथ्रोम्बाई बनेंगे, ठीक है, रिकरेंट माइक्रोथ्रोम्बाई, छोटे छोटे उसकी बॉडी में क्या बन रहे हैं, थ्रोम्बस बन रहे हैं, तो वो क्या करेंगे, वो आके पल्मोनरी आर्टरी में क्या करेंगे, जमा हो जाएंगे। जब पल्मोनरी आर्टरी में जमा हो जाएंगे तो क्या करेंगे, उसको एक्लूड करेंगे, उसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है, जो उसका ल्यूमन है, उसको कम कर देंगे। जब उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया कम हो जाएगा, जब उसका ल्यूमन कम हो जाएगा, तो क्या होगा, उसको पल्मोनरी हाइपरटेंशन हो जाएगी। तो आपने ये वजह भी याद रखनी है। उसके बाद जो चौथी वजह है कि हमें हाइपरटेंशन क्यों हो सकती है, पल्मोनरी हाइपरटेंशन क्यों हो सकती है, तो वो है मल्टीफैक्टोरियल। ठीक है, मल्टी फैक्टोरियल। ये जो मैंने आपको ऊपर पैराग्राफ कहा था ना कि वो आपकी प्राइमरी में उसने लिखा हुआ है, वो आपने सेकेंडरी में लिखना है। हाँ, रीनल आर्टरी स्टेनोसिस भी हो सकता है, पोर्टल हाइपरटेंशन भी हो सकता है। मैं आपको बताता हूँ, देखो गौर करो। फर्ज करो आपको कोई क्या है, हिमाटोलॉजिकल प्रॉब्लम है। ठीक है, हिमाटोलॉजिकल का मतलब क्या है कि क्लॉट फॉर्मेशन हो रही है, या फिर क्या है, आपको सिस्टेमिक, ठीक है, सिस्टेमिक एंड मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है। ठीक है, कोई भी आपको ऐसी प्रॉब्लम है जिसकी वजह से आपका ब्लड क्या है, आपका ब्लड क्लॉट का ट्यूमर है, जो कि क्या कर रहा है, डेट कंप्रेस, जो कि क्या कर रहा है, कंप्रेस कर रहा है लंग्स को। तो इसकी वजह से भी आपको क्या हो सकता है, आपको पल्मोनरी हाइपरटेंशन हो सकती है। ठीक है, तो ये चीजें आपने याद रखनी है। इसके अलावा
उसने जो ड्रग्स लिखी हुई हैं, जो नया एडिशन है उसने गलत करके प्राइमरी में लिखी हुई है, वो आप उसको ठीक कर लें। जो ड्रग्स हैं, फॉर एग्जांपल एम्फिटामीन, ठीक है, एम्फिटामीन, ठीक है, एम्फिटामीन या फिर कोकेन, ठीक है, कोकेन और जो एम्फिटामीन, कोकेन आपने याद रखना है, ये जो कोकेन है ना, ये बड़ी खतरनाक चीज है। ये वैसे लोग नशे के लिए भी यूज करते हैं, लेकिन कोकेन हमेशा आपने याद रखना है, जहां भी कोकेन आ जाए ना, ये हमेशा वेजो कंस्ट्रिक्शन कॉज कराता है। एम्फिटामीन और जो कोकेन है ना, ये हमेशा हमेशा वेजो कंस्ट्रिक्शन कॉज कराते हैं, ठीक है। हाँ, ये दोनों एमआई भी कराते हैं, ये मायोकार्डियल इंफाक्शन भी कराते हैं, और ये हमेशा आप ये ना हम गायनी में भी पढ़ेंगे, गायनाकोलॉजी में भी इसकी पूरी लिस्ट मौजूद है। कोकेन और एम्फिटामीन ये दोनों क्या कॉज कराते हैं, वेजो कंस्ट्रिक्शन कॉज कराते हैं, जिसकी वजह से आपको पल्मोनरी हाइपरटेंशन हो जाती है। या फिर आपको क्या है, कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर है, मतलब कि आपको मारफान सिंड्रोम है, ठीक है। मारफान सिंड्रोम हम पढ़ेंगे बायोकेम में। मारफान सिंड्रोम है, उसमें भी आपको पल्मोनरी हाइपरटेंशन हो सकती है। उसके अलावा एचआईवी का इंफेक्शन हो गया, उसमें भी हो सकती है। उसके अलावा आपको अगर पोर्टल हाइपरटेंशन है, पोर्टल हाइपरटेंशन का मतलब मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूं, क्योंकि अब हमारी डायग्राम बनी हुई है। देखो, मैंने आपको सीवीएस में भी पढ़ाया था, जो आपकी इंफीरियर वेना केवा होती है, इंफीरियर वेना केवा किससे ब्लड लेके आ रही होती है, इंफीरियर वेना केवा किससे ब्लड लेके आ रही होती है, आपकी लोअर बॉडी से, और आपकी जो आपकी हिपैटिक वेन है, और हिपैटिक वेन, अब फर्ज करो आपकी जो लंग है इसमें कोई प्रॉब्लम आ गई है, इसमें हाइपरटेंशन हो गई है, तो क्या होगा, आपकी ब्लड की स्टेसिस होगी। जब आपके ब्लड की स्टेसिस होगी, तो उससे आगे ब्लड नहीं जाएगा, तो उससे क्या होगा कि वो बैक फ्लो करेगा, सारा मतलब जो सर्किट है वो बैक फ्लो करेगा, और उससे आपको क्या हो सकता है, पल्मोनरी हाइपरटेंशन हो सकती है, और वो कौन सी होगी, सेकेंडरी। और इसमें जो इंपॉर्टेंट बात है, बल्कि वो मैं आपको आगे बताता हूँ, पहले हम ये डायग्राम कंप्लीट कर लें कि आपको क्लिनिकली ये कैसे मिलती है, ठीक है। तो पहले हम ये डायग्राम कंप्लीट कर लें। देखो, ये क्या थी, ये आपकी नॉर्मल ब्लड वेसल थी, जो जिसमें अंदर वाली लेयर इंटिमा है, और जो दरमियान वाली लेयर है ये क्या है, मीडिया, ठीक है, ये क्या है जी, मीडिया है, ठीक है। अब होता क्या है, फर्ज करो आप में क्या है, बम्पर जीन, जो बम्पर 2 जीन है जिसने प्रोलिफरेशन को रोकना था, वो क्या हो गया है, म्यूटेटेड है, उसमें कोई प्रॉब्लम है, और आपके जो स्मूथ मसल्स हैं वो क्या है, प्रोलिफरेट करी जा रहे हैं, उनको रोकने वाला ही कोई नहीं है। तो क्या होगा, आपकी जो मीडियल लेयर है और जो आपकी इंटीमल लेयर है, इसकी हाइपरट्रॉफी हो जाएगी। जब इसकी हाइपरट्रॉफी होगी तो क्या होगा, आपका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया वो कम हो जाएगा, और आपको पल्मोनरी हाइपरटेंशन हो जाएगा। इसके बाद क्या होगा, इसके बाद एक और स्टेप हम आगे चलते हैं। अगर आपकी, फर्ज करो कि ये जो आपकी पल्मोनरी आर्टरी है, इसकी जो इंटीमल लेयर है, ये मैंने अंदर लेयर जो बनाई है ये इंटीमल लेयर है, और जो मैं रेड से बनाने लगा हूं इसकी हो गई है फिब्रोसिस, ठीक है। ये हमने इसमें सीवीएस में भी पढ़ा था कि हमारे जो अगर इंटीमल लेयर की फिब्रोसिस हो जाए तो हमें क्या फाइंडिंग मिलती है, तो जरा मुझे बताएं ना। यहाँ पे जो मैंने रेड से बनाई है ये क्या है, जो इंटिमा है इसकी हो गई है फिब्रोसिस, मतलब बार बार डैमेज हुआ फिर ठीक हुआ, डैमेज हुआ फिर ठीक हुआ, तो क्या हो गई, फिब्रोसिस होगी। तो इधर मैं लिख भी देता हूँ, इंटिमल फिब्रोसिस, इंटिमल इंटिमल फिब्रोसिस हो गई है, तो क्या होगा, आपकी जो इंटिमा है वो तंग हो जाएगी। जब इंटिमा तंग होगी, ये नैरो हो गई, तो क्या होगा, आपको पल्मोनरी हाइपरटेंशन मिलेगी। और आपने हमेशा याद रखना है, जब आपको इंटिमल फिब्रोसिस होती है ना, तो आपको हिस्टोलॉजी पे कौन सी अपीयरेंस मिलती है, अनियन स्किनिंग, ठीक है, अनियन स्किनिंग, अनियन स्किनिंग। ये आपने अपनी बुक पे डायग्राम इसको इस तरह बना लेना है कि जो इडियोपैथिक कॉज है वो इस तरह होती है कि सबसे पहले मीडियल हाइपरट्रॉफी होती है, उसके बाद जो हमारा इंटिमा होता है उसमें फिब्रोसिस हो जाती है। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद एक और डायग्राम मैं बनाता हूँ, फिर आपको समझ आएगी। फर्ज करो कि दिस इज योर पल्मोनरी आर्टरी, और इसके दरमियान में ये क्या है, इंटिमा है। अब पहले क्या हुआ था, जो इंटिमल लेयर थी, जो अंदर वाली लेयर थी, उसकी हुई फिब्रोसिस। बट उसके बाद क्या हुआ कि जो इंटिमा था, जो अंदर वाली लेयर थी, इसमें डिफरेंट डिफरेंट टफ्ट्स बन गए हैं, डिफरेंट कंपार्टमेंट्स बन गए हैं। वो कैसे बने हैं, देखो, इस तरह एक इस तरह बन जाएगा, एक कंपार्टमेंट इस तरह बन जाएगा, और एक कंपार्टमेंट इस तरह बन जाएगा, ड्यू टू फिब्रोसिस, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं कैपिलरी टफ्ट, ठीक है, कैपिलरी टफ्ट्स। ये आपकी बुक पे नहीं लिखा हुआ, इसलिए काइंडली इसको आपने लिख लेना है। कैपिलरी टफ्ट बन जाएंगे। कैपिलरी टफ्ट का क्या मतलब है कि पहले देखो एक ही ओपनिंग थी, लेकिन अब उसमें छोटी छोटी दीवारें बन गई हैं, छोटी छोटी क्या बन गई हैं, दीवारें बन गई हैं। तो उससे क्या होगा, कैपिलरी टफ्ट्स बन जाएंगे, और आपको क्या हो जाएगा, पल्मोनरी हाइपरटेंशन हो जाएगी। और इसको हम क्या कहते हैं, प्लेक्सीफॉर्म लीजन्स, प्लेक्सीफॉर्म लीजन्स। यू वर्ड में आपको एक क्वेश्चन आएगा कि एक बंदा है,
ठीक है, एक बंदा है और उसको क्या है, स्क्लेरोडर्मा है, ठीक है, स्क्लेरोडर्मा। स्क्लेरोडर्मा एक ना डर्माटोलॉजिकल प्रॉब्लम है, ये ऑटो इम्यून डिजीज है और ये हम पढ़ेंगे डर्माटोलॉजी में। स्क्लेरोडर्मा है मतलब उसके स्किन पे ना डिफरेंट लीजन है, उसका जो कनेक्टिव टिश्यू है वो डिफेक्टिव है, ये ऑटो इम्यून डिजीज है। स्क्लेरोडर्मा में क्या होता है, स्क्लेरोडर्मा में आपने याद रखना, चूंकि ये इसमें डिफेक्टिव कनेक्टिव टिश्यू होता है, इसमें जो कनेक्टिव टिश्यू होता है वो क्या होता है, डिफेक्टिव होता है। कनेक्टिव टिश्यू क्या होता है, डिफेक्टिव होता है, जिसकी वजह से आपको हमेशा स्क्लेरोडर्मा में क्या डेवलप हो जाती है, आपको हमेशा पल्मोनरी हाइपरटेंशन, ठीक है, पल्मोनरी हाइपरटेंशन स्क्लेरोडर्मा में डेवलप हो जाती है। पहली बात आपने ये याद रखनी है कि स्क्लेरोडर्मा में हमेशा हमें क्या हमारे पास क्या आती है, पल्मोनरी हाइपरटेंशन डेवलप हो जाती है। क्यों? क्योंकि जो इसमें कनेक्टिव टिश्यू होता है वो डिफेक्टिव होता है, ये ऑटो इम्यून डिजीज है। इसके बाद जब पल्मोनरी हाइपरटेंशन होगी तो क्या होगा, उसको कोर पल्मोनाले भी हो सकता है, मतलब उसका जो राइट हार्ट है वो क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा। दो बातें आपने लाजमी याद रखनी है। लेकिन इसके बाद आपसे अगर ये पूछा जाए कि इसका हमें क्लिनिकली कैसे पता चलता है कि फलाने बंदे को फलाना बंदा सस्पेक्टेड है पल्मोनरी हाइपरटेंशन के लिए या नहीं, तो आपने याद रखना है मोस्टली मतलब तकरीबन 90% केसेस में जब भी हमें क्या होगा, पल्मोनरी हाइपरटेंशन होगा, पल्मोनरी हाइपरटेंशन होगा, हमें लाउड P2, ठीक है, लाउड P2 साउंड सुनाई देगी, ठीक है। जब भी हमें क्या पल्मोनरी हाइपरटेंशन होगा, जब भी पल्मोनरी हाइपरटेंशन होगा, जो P2 साउंड होती है, P2 साउंड वाला बताया मुझे कब होती है। P2 साउंड मैं आपको सीवीएस में पढ़ा पढ़ा के आधा हो गया हूँ। P2 साउंड कौन सी होती है, जब आपकी पल्मोनरी वेल्व्स हैं वो जब क्लोज होते हैं तो आपको आपकी P2 साउंड आती है। तो आपने याद रखना है, अगर आपको P2 साउंड लाउड मिलती है तो आपका मरीज किसका है, आपका मरीज है पल्मोनरी हाइपरटेंशन का। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये मेडिसिन में भी पढ़ेंगे कि जब भी हमें P2 साउंड लाउड मिलेगी, क्या होगा, हमारा मरीज किसका होगा, पल्मोनरी हाइपरटेंशन का मरीज होगा। ठीक है, इसको आपने लाजमी याद रखना है। और दूसरा जो कंसेप्ट अहम हमने समझा है उसको आपने नहीं भूलना कि अगर हमें कोई लंग डिजीज हो जाए तो हमें कोर पल्मोनले क्यों डेवलप होता है। तो वो मैंने वजह आपको बता दी है कि आपकी पूरी लंग ये सोचती है कि शायद मेरे अंदर गैसेस एक्सचेंज ही नहीं हो रहा, मुझे हाइपोक्सिया हो गया। ठीक है, तो जब वो हाइपोक्सिया होता है तो पूरी लंग में वेजो कंस्ट्रिक्शन हो जाती है, जिसकी वजह से आपके राइट वेंट्रिकल को ज्यादा जोर लगाना पड़ता है और वो एंड पे बेचारा फेल ही हो जाता है। ठीक है, तो इसको कहते हैं कोर पल्मोनेले। ठीक है, इसको आपने लाजमी करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये वाली। उसके बाद हम आगे चलते हैं और आगे हम आपका जो टॉपिक है दैट इज योर प्लूरल एफ्यूजन। आगे उसने एक टेबल दिया हुआ है और उसमें उसने डिफरेंट वैल्यूज बताई हुई हैं। तो हम पहले डिजीजेस पढ़ते हैं, फिर हम उस टेबल को देखते हैं। तो टेबल को छोड़ दो फिलहाल, वो हम बाद में पढ़ेंगे। आगे एक टॉपिक है प्लूरल एफ्यूजन, प्लूरल एफ्यूजन, प्लूरल एफ्यूजन। इसको खोलो, ठीक है, मिल गया सबको प्लूरल एफ्यूजन। जो 2022 वाला एडिशन है उसके नेक्स्ट पेज पे है और पुराने एडिशन पे शायद आगे पीछे है, तो आपने देख लेना है प्लूरल एफ्यूजन। चलें ठीक है, डॉक्टर समीना ने बता दिया कि मिल गया सबको। लाउड P2 मीन, लाउड P2 मीन्स के जो आपकी P2 साउंड है वो लाउड मिलेगी आपको। मतलब कि देखो ना, फर्ज करो कि आप जब स्टेथ पे लगाओगे या आप उसकी वो कराते हो, उसका कोई ग्राफ बनाते हो, सीवीएस में पढ़ा था। डॉक्टर काशिफ आप क्या पूछ रहे हो? हाँ, सीवीएस में देखो, आप याद नहीं है कि जो हमारी S1, मैंने कहा था ना S1 साउंड होती है और S2 साउंड होती है। जो S1 साउंड होती है वो कब आती है, वो मिट्रल और ट्राइकस्पिड वाल्व जब क्लोज होते हैं तो S1 साउंड बनती है। लेकिन जो S2 साउंड होती है वो कब कब आती है, जब हमारा एओर्टिक और पल्मोनरी वाल्व जो है जो वो क्लोज होती हैं। चलें ठीक है, ओके, डॉक्टर काशिफ को याद आ गया। कोई बात नहीं है, मेडिकल बहुत खुश्क है, ड्राई है, भूल जाता होता है, सबको भूल जाता है, मुझे कई दफा आपके सामने मैं उलट बता जाता हूँ। ठीक है, तो मेडिकल की टेंशन नहीं लेनी, ये आप अभी आज टॉपिक जो पढ़ते हो ना अगले दिन आपको भूला पड़ा होता है, बट जब आप रिवाइज करोगे ना तो इंशाल्लाह आपको काफी चीजें याद हो जाएगी। पहली दफा बहुत फर्स्ट एड तंग करती है। पहली दफा आपको यही लगता है कि मैं पूरी जिंदगी भी लगा रहा हूँ या लगी रहूंगी ना तो मुझे याद नहीं होगा, बट मेरा यकीन करें, आप एक दफा इसको 6 महीने लगा के पढ़ेंगे ना तो अगली बार इसको आप 2 महीने में खत्म कर लेंगे। ठीक है, तो जब आप रिवाइज करोगे ना फिर आपको चीजें याद होंगी। तो जो P2 है मैं उसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। जो आपकी S2 साउंड होती है ना, देखो S1 साउंड होती है लब, इसको हम कहते हैं लब साउंड। ठीक है, और ये कब आती है, जब मिट्रल और ट्राइकस्पिड हमारा क्लोज होता है। जो S2 साउंड होती है ये कब आती है, जब हमारा एओर्टिक और पल्मोनरी वाल्व क्लोज होता है। और हम इसको कहते हैं, ये जो S2 है ये बनी होती है A2 और P2। इसमें हमें जो P2 साउंड होगी वो लाउड सुनाई देगी। जब भी पल्मोनरी हाइपरटेंशन का मरीज होगा जो P2 साउंड होगी वो क्या होगी, लाउड होगी। ओके, हम आगे चलते हैं। पल्मोनरी एफ्यूजन, पल्मोनरी एफ्यूजन बहुत सिंपल सा टॉपिक है, लेकिन इसमें एक क्राइटेरिया है, लाइट क्राइटेरिया, वो समझने वाला है, उसको आपने समझ लेना है। देखो, जो पल्मोनरी एफ्यूजन है इसका मतलब यह है कि एक्सेस एक्यूमुलेशन
excess accumulation of fluid into प्लूरल स्पेस, ठीक है, इनटू प्लूरल स्पेस। प्लूरल स्पेस में अगर आपका क्या हो जाए, फ्लूइड एक्यूमुलेट हो जाए, तो इसको हम कहते हैं प्लूरल एफ्यूजन। ठीक है, अब फर्ज करो ये है आपकी, ये कौन सी है आपकी, एक लंग है, ठीक है, फर्ज करो ये राइट लंग है, और ये कौन सी है, दिस इज योर लेफ्ट लंग, ठीक है, ये दो लंग्स हैं, और इनके इर्द गिर्द अल्लाह ताला ने हमें क्या दिया है, अल्लाह ताला ने हमें प्लूरल दिया, एक प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन दी है। वो फर्ज करो ये ग्रीन है, ग्रीन मेरे पास पॉइंटर है, तो मैं जो पहली लेयर बनाऊंगा, दिस इज व्हाट, दिस इज विजरल, दिस इज विजरल प्लूरा। इसकी दो लेयर्स होती हैं, जो प्लूरा होती है इसकी दो लेयर्स होती है, जो मैंने ग्रीन से बनाई है इट इज विजरल प्लूरा, और जो विजरल प्लूरा होती है इसके ऊपर एक लेयर होती है जो मैं रेड से बना रहा हूं, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं प्राइटल प्लूरा, ठीक है, प्राइटल प्लूरा। अब अगर आप गौर करें थोड़ा सा, तो जो आपकी विजरल प्लूरा और जो आपकी प्राइटल प्लूरा है, इसके दरमियान क्या है, स्पेस है, इसके दरमियान क्या है, स्पेस है। इस स्पेस को हम क्या कहते हैं, इस स्पेस को हम कहते हैं प्लूरल स्पेस। The space between visceral and parietal pleura is called pleural space। जो आपकी लंग के बिल्कुल अंदर वाली लेयर है उसको हम कहते हैं visceral, और जो बाहर वाली है उसको हम कहते हैं parietal। इस स्पेस में कोई भी फ्लूइड अगर जमा हो जाए, ठीक है, इस स्पेस में अगर कोई भी फ्लूइड जमा हो जाए, इसको हम कहते हैं प्लूरल एफ्यूजन, ठीक है, प्लूरल एफ्यूजन। और जब आप इंस्पायर करोगे, अब सारे बंदे अगर आप जब सांस लोगे, जब आप इंस्पायर करोगे तो आपकी लंग्स इन्फ्लेट करती हैं, आपकी लंग्स फूलती हैं, तो जब आप इंस्पायर करोगे तो क्या होगा, रिस्ट्रिक्टेड लंग एक्सपेंशन, मतलब कि आपकी जो लंग्स होंगी वो रिस्ट्रिक्ट कर जाएंगी, वो सही तरह एक्सपैंड ही नहीं कर पाएंगी। तो प्लूरल फ्यूजन में क्या होता है, आपकी प्लूरल स्पेस में फ्लूइड एक्यूमुलेट हो जाता है, जिसकी वजह से आपको क्या होता है, आपकी जो लंग्स है वो रिस्ट्रिक्ट कर जाती हैं, वो सही तरह फूल ही नहीं पाती, इन्फ्लेट नहीं कर पाती। इसका ट्रीटमेंट क्या है, हम सिरिंज लेते हैं, एक, ठीक है, एक खास किस्म की सिरिंज होती है, और हम क्या करते हैं, हम उसको प्लूरल स्पेस में डालते हैं, ठीक है, फर्ज करो ये आपकी प्लूरल स्पेस थी और इसमें फ्लूइड एक्यूमुलेट है, तो हम क्या करेंगे, सिरिंज डालेंगे इसमें, ठीक है, जब इसमें सिरिंज डालेंगे तो हम ये जो प्लूरल स्पेस है इसमें से जो फ्लूइड इसमें एक्यूमुलेट है उसको हम सिरिंज से बाहर निकाल देंगे। तो इस टेक्निक को हम क्या कहते हैं, इस टेक्निक को हम कहते हैं थोरैकोसेंटेसिस, ठीक है, थोरैकोसेंटेसिस। इंटरस्पेस 8 में होती है, आई थिंक 7-8 में यहाँ करके ही होती है, मुझे कंफर्म नहीं है इसका, आई थिंक 7 या 8 में होती है, निपल के बिलो होती है थोरैकोसेंटेसिस, और मिड एक्सिलरी लाइन पे होती है थोरैकोसेंटेसिस। अच्छा, अब हम इसमें देखते हैं कि पहले हम ना इसकी पढ़ लेते हैं कि हमारे जो प्लूरल स्पेस है इसमें किस किस किस्म का फ्लूइड आ सकता है, फिर मैं आपको लाइट क्राइटेरिया बताता हूँ जो इसमें समझने वाली बात है। सबसे पहले मैं आपको, कल भी मैंने आपको पढ़ाया था एक्सुडेट। एक्सुडेट क्या होता है, एक्सुडेट आपने याद रखना है, अगर आपकी ब्लड वेसल से कोई चीज निकल के आपकी एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस में आ गई है, अगर कोई फ्लूइड आपकी ब्लड से निकल के एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस में आ गया है, फर्ज करो वो लिम्फ है या जो भी है, और अगर उसमें प्रोटीन्स हैं, अगर इट इज फुल ऑफ प्रोटीन, तो आपने क्या कहना है, इट इज एक्सुडेट, इट इज एक्सुडेट। अगर उसमें प्रोटीन्स नहीं है, सिर्फ उसमें वाटर है और प्रोटीन्स नहीं है, तो आपने क्या कहना है, वो क्या है, ट्रांसुडेट है। जब भी इन्फ्लेमेशन होती है, हमारी कुछ फ्लूइड हमारी बॉडी से निकल के एक्स्ट्रा सेलुलर मेम्ब्रेन में आ जाता है, जिसको हम क्या कहते हैं, एक्सुडेट या ट्रांसुडेट। अगर उसमें प्रोटीन्स होंगी तो आपने क्या कहना है, एक्सुडेट। अगर उसमें प्रोटीन्स नहीं है तो आपने कहना है ट्रांसुडेट। अब हम इसको पढ़ते हैं, आपको समझ आएगा। देखो, जो एक्सुडेट होगा ये कब कब हो सकता है, फर्ज करो आपको है मेलिग्नेंसी, और मुझे कोई बड़ा ही एक्सीलेंट बंदा बताएगा कि कौन सी मेलिग्नेंसी हम पढ़ चुके हैं जिसमें एक्सुडेट हमें मिलता है। अगर आपको कोई कैंसर है तो आपको एक्सुडेट मिल सकता है प्लूरल स्पेस में, या फिर आपको कोई इन्फेक्शन है, और इन्फेक्शन कौन सा, निमोनिया। फर्ज करो एक बंदा है और उसको क्या है, निमोनिया है, या फिर उसका क्या है, उसका जो वेस्कुलर डैमेज, कोलेजन वेस्कुलर डैमेज, उसकी जो वेसल है उसको डैमेज हो चुकी है। यस डॉक्टर काशिफ, एक्सीलेंट, शाबाश। हमने कल ही पढ़ा था मीजोथीलियोमा, जो प्लूरल मेलिग्नेंसी होती है, प्लूरा का कैंसर होता है, उसमें हमें क्या मिलता है, एक्सुडेट मिलता है, ठीक है। और निमोनिया, वेस्कुलर डैमेज, ठीक है, वेस्कुलर डैमेज, या फिर क्या होता है, आपको कोई चोट लग जाती है, ट्रॉमा, ठीक है, ट्रॉमा, वेस्कुलर डैमेज, इन सब में क्या होता है, आपका जो फ्लूइड होता है लंग्स का, वो किस में चला जाता है, प्लूरल स्पेस में चला जाता है, जिसकी वजह से आपको क्या देती है, प्लूरल फ्यूजन, और आपकी लंग्स सही तरह फूल नहीं पाती, इन्फ्लेट नहीं कर पाती। अब इसमें होता क्या है, ये मैं आपको समझा देता हूँ।
फर्ज करो कि ये क्या है, ये आपकी है एक ब्लड वेसल है, ठीक है, ये क्या है, ब्लड वेसल है। गौर से देखना है, ये कॉन्सेप्ट बहुत बेसिक सा कॉन्सेप्ट है। इसकी जो दीवारें होती हैं वो किससे मिलकर बनी होती हैं? एंडोथेलियल सेल्स, एंडोथेलियल सेल्स, ये भी एंडोथेलियल सेल्स, ये भी इस तरह ना एंडोथेलियल सेल से मिलकर बनी होती हैं इसकी दीवारें। अब होता क्या है, फर्ज करो आपको हुई मेलिग्नेंसी, आपको हुआ निमोनिया या कोई इन्फेक्शन हुआ, तो ये क्या होता है, ये जो इनके दरमियान गैप होता है ना, ये गैप को इंक्रीज कर देता है। जब भी आपको इन्फेक्शन होगा या इस तरह का कोई मसला होगा, ट्रॉमा होगा, तो जो एंडोथेलियल सेल्स हैं इनके दरमियान जो गैप है वो ज्यादा हो जाता है। जब गैप ज्यादा होगा तो जो आपके ब्लड के अंदर कंटेंट था वो कहाँ पे आ जाएगा? वो एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस में आ जाएगा। वो कहाँ पे आ जाएगा? एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस में आ जाएगा। और हमारी इस कंडीशन में किस में आ जाएगा? प्लूरल स्पेस में, ठीक है, प्लूरल स्पेस में। तो आपकी बुक ने इसको इस तरह लिखा हुआ है कि इसमें क्या होती है? इंक्रीज परमियाबिलिटी। परमियाबिलिटी होता है कि हमारी मतलब कितनी चीज पास कर सकती है। तो चूंकि इसमें एंडोथेलियल गैप ज्यादा हो जाता है, तो गैप ज्यादा होने की वजह से क्या होता है कि आपकी प्रोटीन्स, आपके डिफरेंट जो ब्लड में चीजें हैं वो कहाँ पे आ जाती हैं? आपकी प्लूरल स्पेस में आ जाती है। मतलब कि इन शॉर्ट के आपकी ब्लड वेसल की परमेबिलिटी ज्यादा हो जाती है। जब परमेबिलिटी ज्यादा हो जाती है तो प्रोटीन्स भी स्पेस में आ जाएंगी। तो हमें इसमें क्या मिलेगा? हाई प्रोटीन। एक्सुडेट में हमें हमेशा क्या मिलता है? हाई प्रोटीन मिलता है, ठीक है। और हमें क्लाउडी मिलेगा, ठीक है। उसका जो दूध, जिस तरह दूध होता है ना, इस तरह उसका कलर होगा। क्यों? क्योंकि ड्यू टू प्रोटीन्स। और हमने इसको लाजमी फौरन बाहर निकालना होता है, वरना उसको इन्फेक्शन हो जाएगा। तो इट मस्ट बी ड्रेन्ड इमीडिएटली। अगर एक्सुडेट है तो उसको हमने इमीडिएटली बाहर निकालना होता है। अब दूसरी जो कंडीशन है, दूसरी है ट्रांसुडेट, ठीक है, ट्रांसुडेट। ट्रांसुडेट हमें किस किस कंडीशन में मिलेगा वो हम पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो ट्रांसुडेट हमें कब मिलेगा? फर्ज करो एक बंदा है और उसमें हार्ट ही फेल हो चुका है। उसमें क्या है? हार्ट फेलियर है, उसका दिल पंप ही नहीं कर पा रहा। जब दिल पंप नहीं करेगा तो ब्लड कहाँ पे एक्यूमुलेट होगा? उसकी लंग्स में। और जब लंग्स में एक्यूमुलेट होगा तो लंग्स में क्या होगा? हाई हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर। उसमें जो हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर है, जो ब्लड का प्रेशर है, वो क्या जाएगा? बहुत हाई हो जाएगा। हाई हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर हो जाएगा, ठीक है, हाई हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर। या फिर क्या है, उसमें क्या हुआ, वो बंदा है नेफ्रोटिक सिंड्रोम का। नेफ्रोटिक सिंड्रोम इंशाल्लाह हमने नेक्स्ट रीनल सिस्टम स्टार्ट करना है। तो नेफ्रोटिक सिंड्रोम में क्या होता है, आपकी जो ब्लड की प्रोटीन्स होती हैं वो आपकी यूरिन के रास्ते बाहर खारिज हो जाती हैं। तो नेफ्रोटिक सिंड्रोम में क्या होगा, आपके ब्लड में प्रोटीन्स कम होंगी। जब प्रोटीन्स कम होंगी तो डिक्रीज ऑन कोटिक प्रेशर, डिक्रीज ऑन कोटिक प्रेशर। और हम इसको रीनल में भी डिटेल में पढ़ेंगे, फिलहाल मैं आपको इसका इंट्रो बता देता हूँ। हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर क्या करता है? आपके ब्लड को बाहर फेंकता है, मतलब ये कोशिश करता है कि आपकी ब्लड वेसल से ब्लड बाहर जाए। और जो ऑनकोटिक प्रेशर होता है, इट इज ड्यू टू प्लाज्मा प्रोटीन। और ये ना ब्लड को अंदर पकड़ के बैठता है। जितनी ज्यादा प्रोटीन होंगी, जितना ज्यादा ऑनकोटिक प्रेशर होगा, आपका ब्लड उतर ही रहेगा, बाहर नहीं जाएगा। अब दोनों कंडीशन में क्या हो रहा है, आपका ऑनकोटिक प्रेशर कम हो रहा है, जिसने पकड़ना था, और जिसने बाहर फेंकना था वो ज्यादा हो गया। तो आपका ब्लड क्या होगा? आपका ब्लड क्या हो जाएगा? बाहर चला जाएगा। आपका ब्लड किस में चला जाएगा? प्लूरल स्पेस में चला जाएगा। और अब जरा मुझे बताएं कि ये जो ये वाला मटेरियल है, जो ये मटेरियल है, इसमें प्रोटीन ज्यादा होंगी कम होंगी? जल्दी बताएं, शाबाश, जल्दी बताएं। मैं भी तो देखूं आपको कितनी समझ आ रही है। कम। डॉक्टर काशिफ ही आंसर कर रहे हैं, बाकी भी यार आंसर कर लो। मैं कोई तलवार लेके नहीं बैठा हुआ, तो मैं भी इंसान ही हूँ आप जैसा। आप शर्म ना महसूस किया करें, आंसर किया करें। तो ऑनकोटिक प्रेशर और हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर में क्या होगा? आपकी प्रोटीन्स कम होंगी, ठीक है। क्यों? क्योंकि प्रोटीन्स की कमी से ही तो ये हो रहा है। मतलब कि फर्ज करो ये आपकी क्या है, ये आपकी ब्लड वेसल है, ठीक है। पहले क्या था, पहले जो आपका एंडोथेलियल सेल्स था, इनमें गैप ज्यादा हो गया था, जिसकी वजह से आपके जो ब्लड में प्रोटीन्स थी वो भी बाहर निकल गई थी। लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं है। अब जो ब्लड वेसल के अंदर प्रेशर है वो ज्यादा हो गया है। उसकी वजह से क्या होगा? सिर्फ वाटर बाहर निकलेगा, प्रोटीन्स अंदर ही रहेंगी। तो इस मटेरियल को हम क्या कहेंगे? ट्रांसुडेट। इस मटेरियल को हम क्या कहेंगे? ट्रांसुडेट कहेंगे, ठीक है, ट्रांसुडेट। और जो ट्रांसुडेट होता है, इसमें प्रोटीन्स कम होती हैं, इसमें हमेशा प्रोटीन्स आपको कम मिलेंगी। और जो एक्सुडेट होता है, इसमें आपको प्रोटीन्स हमेशा ज्यादा मिलेंगी, ठीक है। उसके बाद आपने और एक और बात याद रखनी है, सिरोसिस। अगर आपका लिवर खराब हो गया, मतलब आपका लिवर फेल हो चुका है, तो लिवर ने प्रोटीन्स बनानी होती है, प्लाज्मा प्रोटीन्स, ग्लोबुलिन, एल्ब्यूमिन। तो जब लिवर ही नहीं प्रोटीन बनाएगा तो आपका क्या होगा? ऑनकोटिक प्रेशर कम हो जाएगा और आपको ट्रांसुडेट हो जाएगा। हम आगे चलते हैं। आपकी कुछ पुराने एडिशन में उसने इसमें लिखा हुआ है, वरना जो नया एडिशन है उसमें उसने जो लिम्फेटिक्स वाला पॉइंट है ना, वो उसने लिख दिया हुआ है उसमें एक्सुडेट में। तो लिम्फेटिक्स वाला समझ लें, लिम्फेटिक्स। अब आप सबको एक आइडिया है
कि लिम्फेटिक सिस्टम हमारी बॉडी में होता है, ठीक है। अभी इसका टाइम नहीं है कि मैं पूरा आपको सिस्टम एक्सप्लेन करूं, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा इसका हिंट बता देता हूं। फर्ज करो ये आपके क्या है, सेल हैं, ठीक है। दीज आर ऑल सेल्स। इनके दरमियान जो स्पेस होती है इसको हम कहते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस, ठीक है, ECS, एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस। अब होता क्या है, फर्ज करो ये कैपिलरी है, तो हमारी पूरी बॉडी में ना जो कैपिलरी है ये लीक होती रहती है, इसमें से फ्लूइड ना हमारी एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस में आता रहता है, आता रहता है, आता रहता है। लेकिन हम अल्लाह ताला ने हमारी बॉडी में एक लिम्फेटिक सिस्टम रखा है जो क्या करता है, ये जो स्पेस है, एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस, इसमें जो ब्लड चीज आती है इसको वो वापस ले जाता है लिम्फेटिक वेसल्स के थ्रू, वापस हमें ब्लड में डाल दिया जाता है। इसको हम कहते हैं लिम्फेटिक सिस्टम। इसका पूरा एक कॉन्सेप्ट है। अब फर्ज करो एक बंदा है और उसको क्या हुआ, उसको कोई चोट लग गई, उसकी चेस्ट पे कोई ट्रॉमा हुआ, या फिर उसको कोई ऐसा कैंसर है, उसको कोई मलिग्नेंसी है, उसको कोई मलिग्नेंसी है, जिसने क्या किया, जो उसकी थोरेसिक डक्ट थी। आपको पता होना चाहिए जो हमारी लिम्फेटिक्स हैं ये ड्रेन करती हैं थोरेसिक डक्ट में, ठीक है। थोरेसिक डक्ट एक लिम्फेटिक वेसल है, मतलब जितनी भी हमारी लिम्फेटिक्स हैं चेस्ट कैविटी की, वो किसमें ड्रेन करती हैं, थोरेसिक डक्ट में। तो आपने याद रखना है, जब हमारी थोरेसिक डक्ट क्या हो जाएगी, डैमेज हो जाएगी, तो अब क्या होगा, हमारा जो एक्स्ट्रा सेलर फ्लूइड है वो तो एक्स्ट्रा सेलर स्पेस में ही रहेगा, मतलब लिम्फेटिक्स का प्रेशर ज्यादा होगा और हमारा फ्लूइड वापस ही नहीं ब्लड में जा पाएगा। जब वापस नहीं जा पाएगा तो आपको क्या हो जाएगा, आपको न्यूमोथोरैक्स हो जाएगा। और इसमें जो अहम बात है, इसको हम और क्या कहते हैं, इसको हम काइलोथोरैक्स भी कहते हैं, काइलोथोरैक्स भी कहते हैं, ठीक है, काइलोथोरैक्स भी कहते हैं। और इट इज ड्यू टू कि जो आपकी थोरेसिक डक्ट है वो डैमेज हो जाती है, जिसकी वजह से, किसकी वजह से, या आपको चोट लग गई है, या आपको कोई कैंसर है, कोई ट्यूमर है जिसने उसको कंप्रेस किया हुआ है, उससे क्या होगा, आपकी लिम्फेटिक वेसल क्या हो जाएंगी, ब्लॉक हो जाएंगी, और क्या होगा, आपको प्लूरल एफ्यूजन हो सकती है। उसमें इसमें आपने याद रखना है, इसकी जो अपीयरेंस होती है, इसकी मिल्की अपीयरेंस होती है, ठीक है। जो काइलोथोरैक्स है इसकी कौन सी अपीयरेंस होती है, मिल्की अपीयरेंस होती है, मिल्की अपीयरेंस होती है। और इसमें ये मिल्की अपीयरेंस क्यों होती है, क्योंकि इसमें जो ट्राइग्लिसराइड है ना, ट्राइग्लिसराइड इसमें बहुत ज्यादा होता है। और ट्राइग्लिसराइड कितना ज्यादा होता है, मोर देन 110, ठीक है। अगर एक मतलब वो फ्लूइड है और उसमें 110 से ग्राम पर डेकालीटर से ज्यादा ट्राइग्लिसराइड है, तो आपने क्या कहना है, इट इज लिम्फेटिक फ्लूइड, और इसमें क्या है, थोरेसिक डक्ट डैमेज है, ठीक है। अब हम समझते हैं कि यार लाइट क्राइटेरिया क्या होता है, जो समझने वाली बात है, ये तो आप खुद भी पढ़ लोगे, लेकिन लाइट क्राइटेरिया काफी स्टूडेंट्स को तंग करता है, लेकिन है इसमें कुछ भी नहीं है। लाइट क्राइटेरिया, ठीक है, लाइट क्राइटेरिया क्या है, कि अब आपको कैसे पता चलेगा कि फलाने बंदे को इन्फेक्शन की वजह से न्यूमोथोरैक्स हुआ है, या कोई ट्रॉमा की वजह से हुआ है, या क्या मसला है। मतलब कोई मरीज आपके पास आता है, उसको न्यूमोथोरैक्स है, सॉरी न्यूमोथोरैक्स नहीं, प्लूरल एफ्यूजन है, सॉरी प्लूरल एफ्यूजन है फलाने बंदे को। तो अगर उसको प्लूरल एफ्यूजन है, तो आप चेक करना चाहते हैं कि यार वो वाला फ्लूइड एक्सुडेट है या ट्रांसुडेट है, या वो क्या चीज है। तो आप उसके लिए क्या चेक करते हो, आप उसके लिए चेक करते हो लाइट्स क्राइटेरिया। लाइट्स क्राइटेरिया हमें क्या कहता है, लाइट्स क्राइटेरिया को आपने गौर से सुनना है, फिर आपको समझ आएगी। देखो, फर्ज करो ये जो आपकी स्पेस थी, आपने क्या किया, आप माशाल्लाह डॉक्टर बन गए और आपने सिरिंज ली, और आपने क्या किया, ये जो प्लूरल स्पेस थी इसमें वो सिरिंज डाली, और इसमें जो फ्लूइड था उसको बाहर निकाला। जो आपका प्लूरल एफ्यूजन का फ्लूइड था, जो प्लूरल एफ्यूजन का फ्लूइड था, उसको आपने बाहर निकाला। जब आपने उसको बाहर निकाला, तो आपने एक सैंपल कहां से लेना है, फर्स्ट सैंपल आपने कहां से लेना है, मैं इधर लिख देता हूं, वन सैंपल, एक सैंपल आपने कहां से लेना है, प्लूरल प्लूरल फ्लूइड का, वन सैंपल फ्रॉम प्लूरल फ्लूइड, मतलब जो आपका प्लूरल एफ्यूजन वाला फ्लूइड है उसका आपने एक सैंपल लेके रख लिया, ठीक है। फिर आपने क्या किया, फिर आपने वही बंदा जो वो मरीज था उसका आपने सैंपल लेना है, वन सैंपल फ्रॉम सीरम, मतलब आपने उसके ब्लड का, उसके सीरम का सैंपल लेना है, और जो उसमें प्लूरल एफ्यूजन का मरीज है उसके प्लूरल फ्लूइड का सैंपल लेना है। दोनों आपने सैंपल ले लेने हैं। फिर आपने क्या करना है, फिर आपने उसकी रेशो लेनी है। फिर आपने रेशो कैसे लेनी है, ऊपर आपने क्या रखना है, प्लूरल प्लूरल प्रोटीन्स, मतलब जो आपको प्लूरल फ्लूइड मिला उसकी प्रोटीन्स को आपने ऊपर रखना है डिनोमिनेटर में, और डिनोमिनेटर में आपने क्या रखना है, सीरम प्रोटीन्स, ठीक है। सीरम प्रोटीन की वैल्यू को नीचे रखना है, और डिनोमिनेटर में आपने क्या रखना है, प्लूरल प्रोटीन्स। और हमें लाइट क्राइटेरिया क्या कहता है, हमें लाइट क्राइटेरिया ये कहता है कि अगर, मैं इधर ना टेबल बना देता हूं फिर आपके लिए आसानी होगी। हमें लाइट क्राइटेरिया क्या कहता है, हमें लाइट क्राइटेरिया ये कहता है
ओके। हमें लाइट क्राइटेरिया ये कहता है कि अगर आपको प्रोटीन्स और ये जो प्रोटीन्स की रेशियो है, ऊपर आपने क्या रखना है? प्लूरल प्रोटीन्स और नीचे आपने रखना है सीरम प्रोटीन्स, इनको आपने डिवाइड करना है। अगर आपको ये रेशियो मोर देन 0.5 मिलती है, मोर देन अगर 0.5 मिलती है तो आपने क्या कहना है? इट इज एक्सुडेट, एक्सुडेट। चूंकि रेशियो ज्यादा है, रेशियो ज्यादा का मतलब ये है कि आपका जो प्लूरल प्रोटीन्स है वो ज्यादा है। तो प्लूरल प्रोटीन्स किसमें ज्यादा होती हैं? एक्सुडेट में ज्यादा होती हैं। तो लाइट क्राइटेरिया हमें ये कहता है अगर आपको ये वाली रेशियो 0.5 से ज्यादा मिले, प्रोटीन वाली रेशियो, तो आपने क्या कहना है? आपने कहना है इट इज एक्सुडेट। और अगर यही रेशियो आपको 0.5 से कम मिलती है तो आपने क्या कहना है? इट इज ट्रांसुडेट, इट इज ट्रांसुडेट। ठीक है, इससे पहला आपने ये करना है। अगर वो एक्सुडेट होगा तो आपने रूल आउट करना है कि इसको कोई इन्फेक्शन तो नहीं है, क्योंकि इन्फेक्शन की वजह से एक्सुडेट होता है, या कोई मेलिग्नेंसी तो नहीं है। और अगर आपको ट्रांसुडेट मिलता है तो आपने कहना है इसको कोई लिवर प्रॉब्लम तो नहीं है, इसको कोई नेफ्रोटिक सिंड्रोम तो नहीं है, इसका बीपी हाई तो नहीं रहता, इसका हाई हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर तो नहीं है। इस तरह आपने चीजों को लेके चलना है।